पंजाब में जब खालिस्तान की समस्या चालू हुई तो इस खालिस्तान की समस्या को रोकने के लिए भारत सरकार की तरफ से 6 बड़े ऑपरेशन चलाए गए थे। अगर क्रोनोलॉजिकली देखें तो ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार से शुरुआत हुई, उसके बाद ऑपरेशन मेटल, ऑपरेशन स्टॉप, ऑपरेशन वुडरोज, ऑपरेशन ब्लैक थंडर और नाइट डोमिनेंस। ऐसा माना जाता है कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेके 1994, 95, 1995 तक ऑपरेशन नाइट डोमिनेंस जो आया, 10 से 11 साल के पीरियड के अंदर इन सिक्योरिटी ऑपरेशंस के तहत जो खालिस्तान का टेररिज्म जो एक वायलेंट रूप धारण कर चुका था, उसको काबू रखने में और काबू पाने में भारत की सरकार ने काफ़ी सफलता प्राप्त करी। पर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या 1995 में ऑपरेशन नाइट डोमिनेंस जो कि आखिर ऑपरेशन था, क्या इस ऑपरेशन के बाद खालिस्तान की समस्या ख़त्म हो गई? क्या पंजाब में खालिस्तान के टेररिज्म को रिवाइव करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई? क्या कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ब्रिटेन की MI5, क्या ISI ऑफ पाकिस्तान, क्या इन लोगों ने चाइना की MSS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के साथ मिलकर खालिस्तान की प्रॉब्लम को कभी बढ़ावा नहीं दिया? आज के इस वीडियो में हम वो ट्रेंड को जानने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन नाइट डोमिनेंस के बाद 1995 के बाद खालिस्तान को रिवाइव करने के अटेम्प्ट्स कैसे किए गए और इस वीडियो में आज तक की प्रेजेंट स्थिति क्या है उसको हम बहुत गहराई से समझेंगे। तो आप एक चीज़ ये समझिए कि 1979 में जब सोवियत ने अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया, उस समय अमेरिका बेसिकली वियतनाम से बहुत बुरी तरीके से पिट के वापस जा रहा था। लेकिन अमेरिका रशिया को, सोवियत को उस समय अफ़गानिस्तान में एक मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था। उस जवाब देने के कारण से उन्होंने ISI ऑफ पाकिस्तान को एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस का साथ में सहयोग लिया और इन दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के मेल से सोवियत के खिलाफ अफ़गानिस्तान में एक मुजाहिदीन कैंपेन की शुरुआत करी। जब ये मुजाहिदीन कैंपेन स्टार्ट हुआ तो उस समय अमेरिका की CIA ने पैसा तो लगाया, ISI को खूब पैसा दिया, लेकिन ISI को ये भी बोला कि इस जिहाद को सस्टेन करने के लिए पैसा आप खुद भी जनरेट कीजिए। अब ISI जैसी संस्था और पाकिस्तान जैसा भिखारी देश खुद पैसा जनरेट कैसे करेगा? इस प्रोसेस में अमेरिका की CIA ने ISI को एक बड़ी महत्वपूर्ण एडवाइस दी। उन्होंने ये कहा कि आप अफ़गानिस्तान में, क्योंकि आपके एकदम नज़दीक और बगल वाला देश है और आपके पुराने इस्लामिक तौर पे रिश्ते भी हैं, आप अफ़गानिस्तान में ओपियम कल्टीवेशन कीजिए, ओपियम कल्टीवेशन को बढ़ावा दीजिए, ओपियम कल्टीवेटर्स के साथ अपना नाता बनाइए और इन ओपियम कल्टीवेटर्स के साथ नाता बनाकर दो काम कीजिए। एक, भारी मात्रा में ड्रग ट्रेड को पूरे रीजन में फैलाइए और दूसरा, जैसे ही ड्रग ट्रेड से आपको पैसा आएगा, इस ड्रग ट्रेड से पैसे को लेकर सोवियत के खिलाफ जिहाद अफ़गानिस्तान में बढ़ाइए। ISI ने क्या किया? ISI ने अपने लगभग 1980 के दशक में 90% अधिकारी इस ड्रग ट्रेड में लगा दिए और इस ड्रग ट्रेड में लगाने के बाद उन्होंने ड्रग्स का सेल करवा के पूरे साउथ एशिया के रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया तक जो ISI ने ड्रग्स का नेटवर्क बनाया, उसके तहत नॉट ओनली उनने पैसा जनरेट किया बल्कि वो पैसे के उन्होंने 2 प्रयोग किए। सबसे पहला प्रयोग तो जाहिर सी बात है ये किया कि उन्होंने वो ड्रग्स का पैसा मुजाहिदीनों के ऊपर लगाकर उनको सोवियत के खिलाफ लड़वाया। और जब ये हो रहा था तो उस समय ISI ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम ये भी किया कि उन्होंने उस समय जो सोवियत आर्मी अफ़गानिस्तान में लड़ रही थी उसको भी ड्रग्स बेच बेच के उनको ड्रग एडिक्ट बना दिया और एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि सोवियत की आर्मी जो है उसकी वॉर फाइटिंग एबिलिटी अफ़गानिस्तान में इतनी घट गई ड्रग एडिक्शन के कारण कि वो उसके बाद वहाँ पर ऑटोमेटिकली लड़ाई हार गए। 1990 के दशक में आयरॉनिकली रशिया के जो सोल्जर्स, जो उस समय अधिकारी और सोल्जर्स जो उस समय अफ़गानिस्तान में लड़े थे, वो रशिया में जाकर वापस उन्होंने माफिया ग्रुप्स बनाकर ड्रग ट्रेड चालू किया। खैर ये एक लंबी स्टोरी है, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन मूल रूप से मेरा कहने का मकसद ये है कि 1980 के दशक में ISI के जो 90% अधिकारी थे जिन्होंने ड्रग ट्रेड के ऊपर एक मोनोपोली बना ली थी, जिन्होंने ओपियम कल्टीवेशन के ऊपर एक मोनोपोली बना ली थी, जब उन्होंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि भाई खालिस्तान का जो पूरा कैंपेन है भारत उसको क्रश कर रही है और भारत ने ऑपरेशन वुडरोज, ऑपरेशन नाइट डोमिनेंस, ऑपरेशन ब्लैक थंडर के कारण जो वायलेंट मैनिफेस्टेशन था खालिस्तान का, जब उसको 1995 तक क्रश कर दिया,
तो उस समय आईएसआई के मन में अब ये था कि भाई अब हम पंजाब के टेररिज्म को रिवाइव कैसे करें। उनको एक चीज़ समझ आ गई थी कि वायलेंट टेररिज्म का मैनिफेस्टेशन करना अभी बड़ा मुश्किल है। तो 1990s में आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने उन अधिकारियों के अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग किया जो उस समय सोवियत के लिए अफ़गानिस्तान में ड्रग ट्रेड कर रहे थे, सोवियत के ख़िलाफ़ उसको ड्रग एडिक्ट कर रहे थे। उन सारे के सारे वो अधिकारियों को बोला कि भैया अब आप पंजाब पे ध्यान दीजिए। अब आईएसआई के अंदर वो अधिकारी जो ड्रग्स के बिजनेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व थे, उनको एक पंजाब का थिएटर 1990s में हैंड ओवर किया। ध्यान से इस चीज़ को समझिए, क्योंकि 1990s में जब ऑपरेशन नाइट डोमिनेंस और ब्लैक थंडर के बाद वायलेंट फॉर्म ऑफ टेररिज्म को पंजाब से ख़त्म कर दिया गया, तो आईएसआई इस बात को समझ चुकी थी कि वायलेंस को बढ़ावा देना फॉर द टाइम बिंग अभी फ़ायदेमंद नहीं है। अब आप दूसरी चीज़ ये समझिए कि क्योंकि पंजाब में लगभग 15 साल 1980 से लेके 1995 तक 15 साल तक बहुत गहरी वायलेंस हुई उस सोसाइटी में और बहुत लोग मारे गए, कई इनोसेंट्स मारे गए। वो सोसाइटी में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वॉइड था, वो सोसाइटी में एक ट्रॉमा था। इस ट्रॉमेटिक सोसाइटी को एक हीलिंग रिक्वायरमेंट की ज़रूरत थी। 1995 में भारत की सरकार की तरफ से वो हीलिंग टच पंजाब में नहीं मिला और उस हीलिंग टच को ना मिलने के कारण इस स्पेस को आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने एक्सप्लॉइट किया। 1995 के बाद आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने अपने ही उन सारे अधिकारियों को जो ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व थे, उन सभी को बोला कि इस हीलिंग टच का क्योंकि एब्सेंस है पंजाब में और पंजाब की पॉपुलेशन इस समय एक ट्रॉमा से गुजर रही है और वो ट्रॉमा है कि भाई वहाँ पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अपने लव्ड वंस जिनको खो बैठे हैं उनके लॉस को ओवरकम कैसे करें। इस पॉपुलेशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए भारत की सरकार की लापरवाही के कारण, एक हीलिंग टच ना प्रोवाइड करने के कारण आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के अंदर एक ड्रग इकोनॉमी को शुरू किया। 1990 से जो ये पंजाब में एक ड्रग इकोनॉमी चालू हुई, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए उस समय पाकिस्तान ने एक बड़ा सिंपल अप्रोच अपनाया। वो अप्रोच ये था कि पाकिस्तान ने पंजाब के रीजन के अंदर छोटे छोटे मॉड्यूल्स क्रिएट किए। उन्होंने ये कहा कि भाई हम छोटे छोटे लोकल लीडरों को पकड़ेंगे। इन लोकल लीडरों को हम ये बात बोलेंगे कि भैया हम आपको किसी भी तरीके से बॉर्डर के उस पार से ड्रग्स पहुँचाएंगे और ये ड्रग्स जो है आप इनको लेकर इनको पंजाब में बेचिए। अब इसका फ़ायदा क्या था कि अगर ड्रग डीलर पंजाब में आईएसआई के बिहाफ पे ड्रग्स बेचेगा तो पॉपुलेशन ड्रग एडिक्ट होगी और दूसरी बात, जो ड्रग से पैसा जनरेट होगा उसमें से थोड़ा सा कमीशन उस ड्रग डीलर को दे दिया जाएगा और इस ड्रग डीलर को वो थोड़ा सा कमीशन देने के बाद जो बाकी पैसा होगा उसको तुरंत पाकिस्तान ले जाया जाएगा हवाला से और वो पैसे का प्रयोग करके भारत के खिलाफ कश्मीर में टेररिज्म को प्रमोट किया जाएगा। तो 1990s के दशक में जब हमने कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ते हुए देखा तो इस कश्मीर के टेररिज्म के पीछे पंजाब का नारकोटिक्स एक फाइनेंसिंग मॉड्यूल बना हुआ था। और हुआ ये दोस्तों कि उस समय पंजाब की पॉपुलेशन में क्योंकि एक हीलिंग टच उस ट्रॉमा को ओवरकम करने के लिए मिसिंग था, तो उस हीलिंग टच के बजाय उस पॉपुलेशन को ड्रग एडिक्ट बनाने का काम इन छोटे छोटे मॉड्यूल्स के तहत किया गया। अच्छा, अब हुआ ये कि आईएसआई ने क्योंकि 1990s के दशक में छोटे छोटे बहुत सारे मॉड्यूल्स पूरे पंजाब के रीजन में क्रिएट कर दिए जो ड्रग ट्रेड कर रहे थे। अब ग्रेजुअली ये जो ड्रग डीलर्स पंजाब में घूम रहे थे, इन लोगों में आपसी दुश्मनियां भी पैदा हो गई क्योंकि भाई जिस इलाके में आप ड्रग्स बेच रहे हो आपको पैसा मिल रहा है और वो ड्रग्स बेचने के बाद आपको कमीशन भी मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि भाई ड्रग्स बेचने का काम, अगर मैं एक सरल एनालॉजी का प्रयोग करूं तो ये तो एक मार्केटिंग का काम है। भाई आप अगर एक सेल्स बॉय हैं तो आप अपनी सेल्स टेरिटरी में तो सेल्स करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप चाहेंगे ना कि भाई दूसरी टेरिटरी में भी अगर आपकी सेल बढ़ जाए, क्योंकि जितनी सेल आप अच्छी बनाएंगे इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द ईयर आपका जो अप्रेजल होगा वो तो सेल पे निर्भर है। हुआ क्या कि ये जो ड्रग डीलर्स आईएसआई ने पंजाब के अंदर क्रिएट किए, इन ड्रग डीलर्स के बीच में कंपटीशन चालू हुआ और 2000 के दशक में ये कंपटीशन कॉन्फ्रंटेशन चालू होने लग गई। आईएसआई इस बात से और खुश थी क्योंकि एक तो वो पंजाब की पॉपुलेशन को ड्रग एडिक्ट बना रही थी उस समय,
उसको सोसाइटी के सोशल फैब्रिक को तोड़ रही थी उस समय। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आईएसआई ने जब ये चीज़ देखी कि ड्रग डीलरों के बीच में ही आपसी कंपटीशन और रंजिशें चल रही हैं और कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है, तो एक लो इंटेंसिटी वायलेंट कल्चर फिर से क्रिएट होने लग गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि 2000 के दशक में आईएसआई के इन एफर्ट्स के कारण पंजाब के अंदर ये जो अर्स्टवाइल ड्रग डीलर्स थे ये ग्रेजुअली गैंगस्टर मॉड्यूल्स बन गए और आईएसआई इन गैंगस्टर मॉड्यूल्स को पनाह देने लगी। 2000 के दशक में इंडिया की इकोनॉमी में भी बहुत बड़े प्रभाव आए। हम लोगों ने लिबरलाइजेशन के एक्सपीरियंस को बहुत अग्रेसिव नज़रिए से देखना शुरू किया। 2000 के दशक में अब आप ध्यान से समझिए कि जब भारत की इकोनॉमी में भी एक लिबरलाइजेशन थ्रस्ट आया और उस समय हमने अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से इंटीग्रेट करने की कोशिश करी, तो वर्ल्ड की कई कंट्रियों ने वीज़ा रेजीम्स को लेके फिर से रिस्ट्रिक्शंस जो भारतीयों पे थे वो हटाने चालू किए। पंजाब की इकोनॉमी में जहाँ पर ऑलरेडी एक ड्रग एडिक्शन एक समस्या बन चुकी थी, गैंगस्टरिज्म एक तरीके से राइज हो चुका था, लोकल गैंग्स वहाँ पर ड्रग डीलर्स वाली आपसी लड़ाइयाँ कर रही थीं। उस समय जब इंडियन इकोनॉमी पर से में इम्प्रूवमेंट आई, तो उस इकोनॉमी की इम्प्रूवमेंट को देखते हुए पंजाब में बहुत सारे लोगों के अंदर एक मैड रश चालू फिर से हुआ और ये रश हुआ कि अब हम बाहर जाएंगे। बाहर के देशों में, कनाडा में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई। भारत के रिश्ते इन देशों से इम्प्रूव हुए, इकोनॉमिक लेवल पे इंटीग्रेशन हुआ, मूवमेंट हुई लोगों की। तो उस समय पंजाब के लोगों ने फिर से ये निर्णय लिया एन मास कि अब हम बाहर जाएंगे। और जैसे ही आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने ये चीज़ देखी, उसने तुरंत क्या करना शुरू कर दिया कि उसको ये समझ आया कि यदि ये पंजाब का यूथ अगर उठ के बाहर भागने लगा, तो ये बाहर जैसे ही यूथ भागेगा, हमारे लिए समस्या ये हो जाएगी कि हमारी ड्रग इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो उस समय पाकिस्तान की आईएसआई ने इन्हीं गैंगस्टर मॉड्यूल्स को, जिनका प्रयोग वो ड्रग ट्रेड करवाने के लिए कर रही थी, उनको एक स्ट्रैटेजी सिखाई जिसको हम इंटेलिजेंस लैंग्वेज में कटआउट मॉडल बोलते हैं। कटआउट मॉडल का मतलब ये है कि आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने इन्हीं सारे गैंगस्टर्स को बोला कि भाई पहली बात, उन सारे देशों में आप अपनी छोटी छोटी ब्रांचें खोल लो, उन छोटे छोटी ब्रांचों को खोल लो सारे देशों में, कनाडा से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, अमेरिका से लेके लंदन तक, ताकि आप एक कॉन्ड्यूट बन जाओ पंजाब के लोगों को बाहर पहुंचाने के लिए। अब हुआ क्या दोस्तों कि ये जितने गैंगस्टर्स थे, इन्हीं गैंगस्टर्स ने जो मॉड्यूल्स बना रखे थे पंजाब के अंदर पहले, अब इन्होंने पहली बात तो अपने ही लोगों को बाहर भेजना चालू किया। दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे ही आईएसआई ने देखा कि भाई हम इन गैंगस्टर मॉड्यूल्स के लीडरों को बोल रहे हैं कि आप अपनी प्रेजेंस बाहर बनाइए, उसी समय आईएसआई ने सोचा कि ये सबसे अच्छा मौका है कि इन गैंगस्टर के मॉड्यूल्स को जब हम बाहर लेके जाएं, तो इनको बाहर ले जाके वही नाम दे दें जो 1980 के दशक में खालिस्तान के मॉड्यूल्स के नाम थे। अब हुआ ये कि 2000 के पूरे दशक में और 2010 के बाद का जो दशक चल रहा है, जो अभी वाला दशक था, पिछले लगभग 20-22 सालों में आईएसआई ऑफ पाकिस्तान के एफर्ट से इन्होंने उन इंडिविजुअल गैंगस्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनको बाहर की कंट्रियों में उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज की मदद लेके वहाँ पर प्लेस करना चालू कर दिया। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक रिंडा गैंग बनी, एक लांडा गैंग बनी, अर्शदल्ला गैंग बनी, सुख भिखारी वाला गैंग बना। ये सारे गैंग्स ने नंबर 1 पहले तो अपना प्रेजेंस पंजाब में इस्टेब्लिश करा और इसके बाद इन्होंने अपना प्रेजेंस बाहर इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। अब जैसा मैंने आपको बताया, आईएसआई ने सोचा कि भाई इनको हम नाम वही दे दें जो खालिस्तान टेररिज्म के मूवमेंट के दौरान ग्रुप्स के नाम थे और इनको कॉन्ड्यूट बना दें ड्रग प्लस साथ में ये इमिग्रेशन क्राइसिस का, तो ये तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। अब हुआ क्या कि फॉर एग्जांपल आईएसआई ने 2010 के दशक के बाद इन्हीं सारे खालिस्तान टेररिज्म के जो ग्रुप्स थे उस समय, उनका रिवाइवल करना चालू कर दिया। उन्हीं के नामों को यूज़ करके इन गैंगस्टर्स को वहाँ प्लेस करना चालू कर दिया। फॉर एग्जांपल, इन्होंने इंटरनेशनल सिख यूथ फोरम एक बनी थी खालिस्तान के दौरान, उसके लीडर को बना दिया लखबीर सिंह रोड को।
वो भी एक प्रकार का गैंगस्टर था जो इमीडिएटली अब जो है आईएसआई के बिहाफ पे काम करने लग गया। सिमिलरली वाधवा सिंह को बना दिया इन्होंने बब्बर खालसा इंटरनेशनल का चीफ। फिर इन्होंने परमजीत सिंह पंजवार को बनाया खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ। फिर इन्होंने गजेंद्र सिंह को बनाया दल खालसा का चीफ। फिर इन्होंने रंजीत सिंह नीता को बनाया खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का चीफ। और उसके बाद इन्होंने बनाया गुप्तवंत सिंह पुन्नू को सिख फॉर जस्टिस का चीफ, जो कि बेसिकली 2007 में इवेंचुअली संस्था क्रिएट की गई। अब हुआ ये कि जैसे ही ये सारे गैंग्स के ब्रांचेस खुल गए बाहर, इन ब्रांचेस को नाम दे दिया गया वो पुराने खालिस्तान टेररिज्म वाले ग्रुप्स का, तो आईएसआई का गेम अब आसान हो गया। आईएसआई ने क्या करना शुरू करा कि भाई पंजाब में इन्हीं गैंगस्टर्स को बोलना शुरू करा, आप ड्रग्स बेचते रहो। दूसरा, आप एक्सटॉर्शन का काम चालू कर दो ताकि जो बिजनेसमैन हैं, बड़े फार्मर हैं, उनसे एक्सटॉर्शन का हफ्ता फिरौती का काम करना चालू कर दो। तीसरा काम आप ये करना चालू कर दो कि भाई आप वो वीज़ा संस्थाएं शुरू कर दो सपोर्ट करनी, जिसके थ्रू यूथ को बाहर भेजा जाए, और जैसे ही ये यूथ बाहर आएगा, जैसे ही ये सिख डायस्पोरा का हिस्सा बनेगा, इसको हम लोग फिर रेडिकलाइज कर लेंगे। क्योंकि देखो ये अनएम्प्लॉयड फ्रस्ट्रेटेड यूथ है। अब हुआ यही, आप देखिए कि 2012-13 से ऐसी परिस्थितियां पैदा होने लग गई कि जितना भी ये यंग सिख डायस्पोरा अभी हाल ही में बाहर गया था, सडनली इसके मन में वो रेडिकलाइजेशन का जहर भरने लग गया। क्योंकि आईएसआई ने एक ऑनलाइन सोशल मीडिया रेडिकलाइजेशन का कैंपेन चलाकर इन्हीं यूथ को वो पुरानी इमेजेस, 1984 की इमेजेस, इन्हीं यूथ को जर्नैल सिंह भिंडरावाला की स्पीचेस, ये सारी चीज़ें सुना कर इनको रेडिकलाइज करना चालू कर दिया। अब देखिए मेजॉरिटी जितने भी ये गए हैं लोग बाहर, ये आज की डेट में दो प्रकार के लोग हैं। या तो ये हैं बहुत ही सुपर स्किल्ड लोग, जो बहुत ही सुपर स्किल्ड कैटेगरी वाले हैं, वो तो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जो 99% जनता यहाँ से बाहर गई है हाल ही में पिछले 15 से 10 सालों में, ये सारे वहाँ पर $10-12 प्रति घंटे के सैलरी पे काम करके दिन में 2-2, 3-3, 4-4 शिफ्टें लगाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड थे, ये वहाँ जाके और फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं। और उन जैसे लोगों को रेडिकलाइज करना और सरल है। इसी रीज़न से ये हुआ है कि आज की डेट में इनको रेडिकलाइज करने के लिए, इनके अंदर एक वायलेंट थॉट प्रोसेस को लाने के लिए सिर्फ एक ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का कैंपेन नहीं चल रहा है जिसमें इनको वो पुरानी क्लिपिंग्स वगैरह दिखाई जा रही हैं, बल्कि आईएसआई ने CIA ऑफ US की मदद लेते हुए इनको पॉप कल्चर में लाकर इनको वहाँ पर भी बर्बाद करने का कार्य चालू कर दिया है। और मैं आपको कई बार कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि कनाडा के अंदर एक संस्था है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नामक, जो अनीता लाल चलाती है, जो लेडी बड़ी क्लोज है जगमीत सिंह जिम्मी के, और जो आज की डेट में जस्टिन ट्रूडो की सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्री है। इन लोगों ने पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के तहत भारत के अंदर बहुत ही सारे सिंगरों को, और उन सिंगरों को कनाडा ले जाके, लंदन ले जाके, ऑस्ट्रेलिया ले जाकर इनको सपोर्ट किया हुआ है। और इन सारे गानों में एक कॉमन थ्रेड ऑफ वायलेंस कल्चर, एक कॉमन थ्रेड ऑफ गन कल्चर दिखाया जा रहा है। आप सोचिए कि एक समय ऐसा होता था कि जब पंजाब के यूथ के पास पंजाबी गाने होते थे जिनके डीप मीनिंग्स होते थे। आज की डेट में वो डीप मीनिंग वाले गाने ख़त्म हो गए हैं। अब भारी भारी मोटे मोटे कपड़े पहन के लोग जो हैं आज की डेट में इस प्रकार के गाने गाते हैं, सो कॉल्ड अपने आप को वो रैपर कहते हैं। कई बार मेरे को ये लगता है कि वो रैपर भी कौन से, वो टॉफ़ी के छिलके वाले रैपर तो वो तो नहीं है, क्योंकि गानों की क्वालिटी से तो कुछ प्रकार की वैसी ही चीज़ दिखती है। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि ये एक सोची समझी साजिश है कि जिसके तहत आईएसआई इन गानों का, रैप कल्चर का, वायलेंस कल्चर का प्रमोशन कर रही है। और ये जो स्लो डेथ है पंजाब सोसाइटी की, ये जो स्लो डेथ हो रही है जिसमें पंजाब सोसाइटी को करप्ट किया जा रहा है मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, ये आज की डेट में एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। साथ ही में जो लोग जिस कारणों की वजह से, मान लीजिए उनके वीज़ाज नहीं लग पा रहे हैं, वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनको इन गैंगस्टर्स के मॉड्यूल्स के थ्रू यहीं पर ड्रग्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्योंकि इनको भी वो गन कल्चर, वायलेंट कल्चर, पॉप कल्चर, रैप कल्चर में ऑलरेडी आप लोगों ने रेडिकलाइज कर दिया है।
तो आईएसआई आज की डेट में ड्रोन्स का प्रयोग कर रही है। और आप देखते हैं कई बार अखबारों में आता है, हर तीसरे चौथे पांचवें दिन आता है कि भाई बीएसएफ ने पाकिस्तान की तरफ से आता हुआ पंजाब बॉर्डर के पास एक ड्रोन मार गिराया, उस ड्रोन में जो है बारूद था, उस ड्रोन में पैसे थे, उस ड्रोन में फॉर दैट मैटर कई बार ड्रग्स होते हैं। तो आज की डेट में ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस प्रकार का आ चुका है कि पूरा का पूरा आईएसआई का ऑब्जेक्टिव ये है कि देखिए, हमें किसी भी तरीके से एक वायलेंट टेररिज्म का फेज दोबारा क्रिएट नहीं करना, क्योंकि आईएसआई ये चीज़ समझ चुकी है कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन मेटल, ऑपरेशन स्टॉप, ऑपरेशन वुड रोज, ऑपरेशन नाइट डोमिनेंस, ये सारे ऑपरेशंस की वजह से वायलेंट फॉर्म ऑफ टेररिज्म अगर इरप्ट करेगा तो इस वायलेंट फॉर्म ऑफ टेररिज्म को तो भारत सरकार क्रश कर देगी। तो आइडियल तरीका ये है कि खालिस्तान के स्पार्क को रिवाइव रखो और सोसाइटी के मॉरल फैब्रिक को तोड़ो। और पंजाब की सोसाइटी में ये जो मॉरल फैब्रिक तोड़ने का काम है, इसमें बहुत सारे डायरेक्शन आ चुके हैं। एक डायरेक्शन है ड्रग एडिक्शन का, एक डायरेक्शन है सिखों के और निरंकारियों के डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करने का। इसके बारे में मैं हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं उसी को भी। इसमें सिखों का और डेराज के साथ एक जो मिसमैच है, डॉक्ट्रिनल क्लैश है, उसको एक्सप्लॉइट करने का। तो आप चीज़ों को समझिए, ड्रग एडिक्शन, निरंकारी प्रॉब्लम, डेरा प्रॉब्लम, साथ में यूथ का वायलेंट कल्चर के अंदर इंडोक्ट्रिनेशन, और जो एलिजिबल यूथ को जिसको आप उठा के बाहर ले जा पा रहे हो उसको बाहर ले जाके ऑनलाइन लेवल पे रेडिकलाइज करना, और सिख डायस्पोरा के थ्रू वो खालिस्तान के डिमांड को बार बार रिवाइव करना। ये एक नया इकोसिस्टम बन चुका है जो आज की डेट में पंजाब को अफेक्ट कर रहा है। तो आईएसआई ये चीज़ जान चुकी है कि मैं वायलेंस को दोबारा प्रमोट नहीं करना चाहते, लेकिन वो ये चीज़ समझ चुकी है कि अगर वायलेंस प्रमोट नहीं करना है तो मेरे लिए पंजाब में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं पंजाब के अंदर एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दूं कि पंजाब का सोशल मॉरल फैब्रिक ख़त्म हो जाए। तो भारत की सरकार को इस चीज़ को टैकल करने के लिए आज की डेट में नीतियां बनानी पड़ेंगी, क्योंकि ये एक नया फॉर्म ऑफ थ्रेट है जो कि भारत की आंतरिक सुरक्षा पे हमारे को हार्म कर रहा है। यहाँ पर इसको टैकल करने के लिए भारत सरकार किस प्रकार की नीतियां बनाती है, उससे आईएसआई का इस पूरा कैंपेन को न्यूट्रलाइज करने में सहायता मिलेगी। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद पंजाब में आपको ये चीज़ अब धीरे धीरे समझ आ रही है कि जो नया फॉर्म ऑफ ट्रबल है वो किस तरीके से मटीरियलाइज और किस तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा है। धन्यवाद।